हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इन्वायरमेंटल यूजीसी नेट का लेक्चर 11 देख रहे हैं, यूनिट 10 का, जिसमें हम लोग इंटरनेशनल एफर्ट्स देखेंगे। किसके लिए? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल को हम लोग देखेंगे, ट्रीटी कन्वेंशन को देखेंगे। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं एग्ज़ाम में। तो पहला ट्रीटी एंड कन्वेंशन में आता है क्योटो प्रोटोकॉल। आप नाम सुने होंगे, लेकिन हम लोग जानने की कोशिश करते हैं ये क्योटो प्रोटोकॉल कहता क्या है। इसको सबसे पहले अडॉप्ट किया गया था पहली बार यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में UNFCCC के फॉर्म में कहते हैं। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। बहुत सारे देश ने मिलकर इस ट्रीटी को साइन किया था। इसमें कमिटेड था कि हम लोग एक नेशनल प्रोग्राम डेवलप करेंगे। किस लिए? टू रिड्यूस देयर इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। जब वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा बढ़ रहे थे, उसमें क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, HFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जिसको कहते हैं, परफ्लोरोकार्बन्स एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड्स। ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो वायुमंडल में बढ़ रहा था। इसको रोकने के लिए कुछ ट्रीटी एडॉप्ट किया गया। ठीक है, तो किस इंटरनेशनल ट्रीटी ने किया? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक, इन्होंने स्टार्टअप किया। अब हुआ क्या? तो क्योटो प्रोटोकॉल एडॉप्ट किया गया। कहाँ? क्योटो कहाँ पे है? जापान में है। कब किया गया? 11 दिसंबर 1997। लेकिन ये लागू कब हुआ? इंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 16 फरवरी 2005। इसको लागू होने में 8 साल लग गए। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल को क्योटो नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये जापान में है। उसके बाद द फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड 2008 से 2012 रखा गया, जिसमें रिड्यूस किया गया ग्रीन हाउस गैस एमिशन। कितना? एवरेज ऑफ 5.2% अगेंस्ट 1990। 1990 के तहत जो भी ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में था, तो इसके बीच में 2008 से 2012 के बीच में इतना % कमी देखने को मिला। सेकेंड कमिटमेंट देखा गया 2013 से 2020, जिसमें ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन था 18% या उससे नीचे चला गया था 1990 के हिसाब से। तो क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया इन सब ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, तो इसको हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है ये देखते हैं। ग्लोबल एग्रीमेंट रखा गया किसके लिए? अर्थ ओजोन लेयर को बचाने के लिए। ठीक है, जो उसको केमिकल्स के द्वारा डिप्लीट हो रहा था। अर्थ ओजोन लेयर याद रखिएगा, एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में देखा जाता है, जो कि कुछ केमिकल्स के कारण वो डिप्लीट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो उसको बचाने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया, इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। याद रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए था? ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को रोकने के लिए। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अर्थ ओजोन लेयर। ये साइन किया गया था 1987, लेकिन फोर्स में कब आया? 1989 में, 2 साल के बाद। 15 अक्टूबर 2016 में बहुत सारे पार्टीज़ ने मिलकर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया, लेकिन उसके अंदर अमेंडमेंट लाया, किगाली अमेंडमेंट मतलब कुछ चेंजिंग टू फेस डाउन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एज वर्ल्ड वाइड। उन्होंने कहा कि हम लोग को हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को कंजम्पशन को रोकना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा। फिर वीना कन्वेंशन, वीना एक जगह का नाम है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर इज़ ए मल्टीलेटरल एग्रीमेंट साइन 1985 में साइन किया गया था। ये बताता है फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल रिडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ड्यू टू देयर कंट्रीब्यूशन टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर रिजल्टिंग इन इंक्रीज थ्रेट्स ऑफ स्किन कैंसर। CFCs 1985 में ही साइन कर लिया गया था कि वीना कन्वेंशन में कि CFCs का यूज़ कम होगा, क्योंकि ये इंक्रीज़ करता है स्किन कैंसर और ये ओजोन लेयर को डिस्ट्रक्ट करता है। ठीक उसके बाद उसी बेसिस पे 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया, जो फोर्स में लाया गया 1989, जो कि ओजोन लेयर बचाने में हेल्प करेगा। लेकिन 2016 में ये फाइनल किया गया कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज़ हम लोग कम करेंगे। तो ये था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल।
अब आते हैं अर्थ समिट। ये सब प्रोटोकॉल और समिट जो है हम लोग डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे टू द पॉइंट है इस टॉपिक में, इसलिए हम लोग देख रहे हैं। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED बाय नेम अर्थ समिट, इसी को अर्थ समिट कहा गया, जो कि कहाँ हुआ था कॉन्फ्रेंस? रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील में, और ये कब चला था? 3 जून से 14 जून तक चला था 1992 में। इन्होंने क्या कहा था कि हम लोग को पूरे वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। क्यों? इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए। ठीक। द अर्थ समिट वाज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ वर्ल्ड लीडर्स एज ऑफ 1992। ये 1992 में जब हुआ था तो बहुत सारे लीडर्स इसमें एक साथ दिखे थे, विथ 117 स्टेट ऑफ हेड एंड रिप्रेजेंटेटिव 178 नेशन। 178 नेशंस ने इसको अटेंड किया था, जिसमें 117 स्टेट के हेड देखे गए थे। इसका एम क्या था? प्रोटेक्ट द अर्थ इन्वायरमेंट एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स। जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स आ रहा है उसको प्रोटेक्ट करना, अर्थ के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। ये अर्थ समिट में देखा गया था। हम लोग को मेन याद रखना है कि UNCED ये सब नाम किससे है? अर्थ समिट से। ठीक है। ये किस लिए हुआ था? तो प्रोटेक्ट किया गया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि, और ये हुआ कहाँ था? रियो डी जेनेरियो। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को याद रखना है, डेट याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट, बेसल कन्वेंशन। ये 1989 मार्च में अडॉप्ट किया गया था। बेसल एक जगह है, कहाँ? स्विट्ज़रलैंड में। और ये कब फोर्स में आया था? 1992 में, जिसमें 187 पार्टीज़ ने मिलकर इसको 187 पार्टीज़ आर मेंबर्स ऑफ दिस कन्वेंशन टिल अक्टूबर 2018। और ये 2018 तक, जैसे 1992 में 187 पार्टीज़ ने मिलकर स्टार्ट किया था, ये कन्वेंशन टिल 2018 तक 187 पार्टीज़ ही उसमें अवेलेबल थे। ठीक। लेकिन ये हुआ क्यों था? इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी, ठीक है, जो कि एडवर्स इफेक्ट ऑफ हैजर्डस वेस्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, आसपास नॉइज़ बहुत है। ठीक है, तो उस नॉइज़ के कारण आप लोग को प्रॉब्लम होता होगा, लेकिन मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ। 1989 में बेसल स्विट्ज़रलैंड का जगह है, वहाँ पे स्टार्ट हुआ था, लेकिन 1992 में फोर्स में आया था। 187 पार्टीज़ ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था। ठीक है। एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। किस लिए स्टार्ट हुआ था? कि हैजर्डस वेस्ट, जो हमारे आसपास के वेस्ट होते हैं, इसके कारण बहुत ही प्रॉब्लम होता है आसपास के पॉपुलेशन को, तो उससे प्रोटेक्ट करना है ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट को। हैजर्डस वेस्ट क्या होता है? जब हम लोग यूनिट 4 यूनिट 5 देखेंगे तो उसमें वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको। ठीक है। इसमें क्या है कि जून 24, 1992 इंडिया रेटिफाइड टू दिस कन्वेंशन एंड इंक्लूड सम ऑफ द प्रोविजन फ्रॉम दिस कन्वेंशन इन इट्स एक्ट। और इसमें स्टार्टअप तो हुआ था 1992 में, लेकिन कुछ इसमें एक्ट में चेंजिंग लाया गया, और उसके बाद हैजर्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट स्टार्ट किया गया 2016 में, कुछ अमेंडमेंट करके। लेकिन यहाँ पे हम लोग को याद रखना है कि बेसल कन्वेंशन स्टार्टअप हुआ था 1989 में, लेकिन इसको लागू किया था 1992 में। लेकिन किसके लिए? प्रोटेक्शन ऑफ हैजर्डस वेस्ट, क्योंकि जिससे ह्यूमन हेल्थ प्रोटेक्ट हो सके। अब आता है कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। 1992 में इसको लागू किया गया था, लेकिन फोर्स में कब आया था? 1993। जो भी हो रहा है 1987 से 2000 के बीच में हो रहा है, आप देख रहे हैं, क्योंकि उस समय ग्रीन हाउस गैस को लेके बहुत ही प्रॉब्लम था। इसको क्या है कि बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखना है, और बायोडाइवर्सिटी से मिलने वाले जो यूज़ हैं वो अच्छे होना चाहिए, फिजिबल होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या था? कि लीड टू ए सस्टेनेबल और वायबल फ्यूचर। हम लोग के यूज़ में जो भी बायोडाइवर्सिटी होते हैं, जो भी पदार्थ होते हैं या कोई भी चीज़ होते हैं, जैसे सस्टेनेबल चीज़ जो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे न्यूट्रिशन के लिए, रहन सहन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो हमको उसको बचा के रखना है। द गवर्निंग बॉडी ऑफ दिस कन्वेंशन इज़ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़। कौन थे? कोप ने इसको स्टार्ट किया था। कोप के बारे में आपको डिटेल से बताऊँगा। ठीक है। तो इसके गवर्निंग बॉडी कौन थे? कोप, जिसको हम लोग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कहते हैं। अभी के समय में कोप 15, कोप 16 सब आ चुके हैं। इंडिया गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ दिस कन्वेंशन, और इसको इंडिया ने भी स्टार्टअप किया था। और ये कब लागू हुआ था? 2002 में, जिसको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कहते हैं। किस लिए? बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। इन अक्टूबर 2020
द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू गैदर एट द UN बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी, जिसको हम लोग CBD कहते हैं, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी COP15P इन कनमिंग। ये कनमिंग में हुआ था जो कि चाइना में है। ये एग्रीमेंट साइन हुआ था रिगार्डिंग द न्यू फ्रेमवर्क, नए फ्रेमवर्क के बारे में। और उसका मोटिव क्या था? द मोटिव ऑफ गैदरिंग रिगार्डिंग द पोस्ट 2020 ग्लोबल डाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, मतलब 2020 के बाद आने वाला जो डाइवर्सिटी है उसके लिए ये किया गया था, ठीक है, जो कि 2030 का मिशन हम लोग रखे थे, लेकिन यदि उसके आगे भी जाना है तो 2050 तक का मिशन को लेके ये चला था कि बायोडाइवर्सिटी को हम लोग को बचा के रखना है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म विज़न लेके ये लोग चले हैं। अब आता है, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है लेकिन हम लोग को सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है, इसलिए मैं आप लोग के बीच एक पॉइंट के रूप में लाया हूँ। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1972, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्वीडन में हुआ था क्योंकि स्टॉकहोम स्वीडन में है, और ये 5 से 16 जून तक चला था ये कॉन्फ्रेंस 1972। हुआ क्या है कि नेचुरल रिसोर्स, वाइल्ड लाइफ, पॉल्यूशन, need money to develop environmental safeguard, integrated development planning, environmental education, international organization essential to improve the environment, weapons of mass destruction must be eliminated। तो ये सब कुछ को हम लोग को बचा के रखना है, चाहे नेचुरल रिसोर्स हो, वाइल्ड लाइफ हो, पॉल्यूशन है उसको कम करना है, इन्वायरमेंटल को सेव करना है, डेवलपमेंट करना है, एडुकेशन इन्वायरमेंट के बारे में होना चाहिए, मास डिस्ट्रक्शन में कमी आनी चाहिए, जैसे पेड़ वेड़ कटता है तो। और ये एग्रीमेंट जो हुआ था वो क्योटो प्रोटोकॉल के साथ हुआ था, जिसको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम भी कहा गया। अब इसके अंतर्गत कुछ काम किया गया, जैसे स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, जिसको POP भी कहा जाता है, मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को ख़त्म करना। ये 22 मई 2001 को स्वीडन में अडेप्ट किया गया था, लेकिन इस फोर्स में कब लागू हुआ? 17 मई 2004। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट फ्रॉम डेंजरस आउटकम फ्रॉम द ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होते हैं उनसे हम लोग को बचा के रखना है इन्वायरमेंट को, या किसी भी पीपल को, पॉपुलेशन को, जिसमें हम लोग पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल बहुत सारे हैं, अल्ड्रीन जैसे एट्सेट्रा। तो POP क्या है? एक केमिकल है दैट रिमेन इंटैक्ट इन द इन्वायरमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड। वो लॉन्ग पीरियड तक इन्वायरमेंट में रहते हैं, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, एक जगह कलेक्ट होते हैं, फिर वो फैटी टिश्यू ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाते हैं, फैटी टिश्यू बन के लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो कि ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के लिए टॉक्सिक है। तो इसके लिए भी कन्वेंशन हुआ था कि इन सब से इसको बचाना है। फिर जब इतनी बातें चल रही थी तो एक पैनल कमेटी आया, जिसको इंटरनेशनल गवर्नमेंटल पैनल कहते हैं, ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको हम लोग IPCC कहते हैं। IPCC ने क्या कहा कि ये इस्टेब्लिश्ड हुआ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इन 1988। पर्पस क्या था कि इन्होंने ऑफ़र किया कि ठीक है कि क्लाइमेट चेंज के लिए वर्ल्ड एंड अनबायस्ड साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इफेक्ट। अनबायस्ड मतलब हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे क्या ज़रूरत है, कहाँ पे क्या ज़रूरत नहीं है, उसके आधार पे हम लोग क्लाइमेट चेंज के लिए मदद करेंगे। तो उसके आधार पे वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ। तो वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या फोर्स में कब आया? 2014 में। और इसका मेनली फोकस था एनर्जी एफिशिएंसी पे, प्रोटेक्शन किसका? क्लाइमेट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल एनर्जी सप्लाई। मतलब बिना फिजूल हम एनर्जी क्यों सप्लाई करें, ठीक है, जो ज़रूरत है उसको यूज़ करेंगे, क्लाइमेट के लिए क्या ज़रूरी है उसको देखेंगे। तो इसके लिए ये वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ, ठीक है। उसके बाद उसी के अंतर्गत यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम बना, यूनेप। कब बना? 1972 में बना। इसका हेड क्वार्टर केनिया में है, नैरोबी। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, मैच द कॉलम में पूछते हैं, आपको प्रोग्राम का नाम दे देंगे या शॉर्ट फॉर्म दे देंगे, उसका फुल फॉर्म क्या है, कब लागू हुआ, कहाँ इसका हेड क्वार्टर, ये सब। ये एक कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ का, जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्या? टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट। मतलब एनवायरनमेंट में क्या प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको देखना कि ये प्रोग्राम कैसे, मतलब इसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। टू एफर्ट टू डेवलप एनवायरमेंटल प्रोग्राम एंड कन्वेंशन एट रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स एंड इनकरेज द एनवायरमेंटल साइंस।
मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ये लोग काम करते हैं कि पहले प्रॉब्लम को देखते हैं, फिर उसको कैसे ठीक किया जाए ये सब। और सबसे पहले एक स्टार्टअप था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको IUCN भी कहते हैं। 1948 में 5 अक्टूबर को इस्टेब्लिश्ड हुआ था टू प्रमोट नेचर कंजर्वेशन। ठीक है, नेचर को बचा के रखना एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स अराउंड द ग्लोब। यही बात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। और ये फोकस था पॉवर्टी पे, गरीबी पे, जेंडर इक्वालिटी एटसेट्रा, इस सब पे इन्होंने फोकस किया था। तो इंटरनेशनल एफर्ट में हम लोग को इतना ही जानना है, जिसमें स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में हम लोग देखा, फिर साथ में कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में देखा, बेसल कन्वेंशन, अर्थ समिट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और साथ में क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग देखा। ठीक है, मैं ऐसे ही अच्छे लेक्चर आप लोग के बीच लेते हुए आऊँगा, एकदम शॉर्ट और टू द पॉइंट। ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि 10 यूनिट हम लोग को देखना है। मैं आपके साथ 10 यूनिट लेके आऊँगा। यूनिट 10 कुछ लेक्चरों में कंप्लीट हो जाएगा, 4 से 5 लेक्चर में। उसके बाद मैं जो यूनिट 8 चल रहा है उसको कंटिन्यू रखूँगा, और साथ में यूनिट 1 तो चल ही रहा है। तो मैं वीक में 4 से 5 लेक्चर डालूँगा। आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें, और आने वाले दिसंबर UGC नेट के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहें। वहाँ तक मेरा कोशिश रहेगा कम से कम 6-7 यूनिट कंप्लीट कर दूँगा मैं आप लोग का, और एकदम नोट वाइज मैं आप लोग के बीच ये टॉपिक लेके आ रहा हूँ। सिलेबस आपको साथ में लेके रखना है, और साथ ही साथ आपको एक कॉपी रखना है, सिलेबस के हिसाब से नोट्स बनाना है। और कभी कभी मैं अब क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा आप लोग के बीच, जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें, और आप मुझे कमेंट में बताएं आपको लेक्चर कैसा लगा। साथ में आप यदि लेक्चर देख रहे हैं तो आपको यदि लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।